नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि तुम कल कहाँ रहने वाले हो। आज के किए गए निर्णय और प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा सनओरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। सनओरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, इस कंपनी का IPO का रिव्यू करें। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस जान लेते हैं। जैसे इसका नाम सुनने में आ रहा है अभी तुम्हारे फार्मास्यूटिकल, सनओरेस फार्मास्यूटिकल, तो जाहिर सी बात है कि कोई फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती होगी। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो टैबलेट और EPI एक टैबलेट होती है, वो बनाती है। सिरप बनाती है, जैसे आपने देखो ना सिप्ला की सिरप आती है या मैनकाइंड फार्मा की आती है, ऐसी कंपनी है ये। इसकी सिरप वगैरह प्रोडक्ट बनाती है ज़्यादातर। इनका बहुत सी सेंसिटिव काम होता है साथियों। क्या सेंसिटिव क्यों होता है आपसे बता दूँ, क्योंकि इनके ना अगर कोई किसी दवाई के अंदर 0 दशमलव कुछ mg कोई डालना, जैसे मान लो कोरेक्स या वगैरह किस में भी कोई ड्रग्स की मात्रा अगर जरा सी इधर उधर हुई ना, जो जो इनका प्रोडक्ट बनता है, उसमें सीधी सीधी एक तो गोली बनाते नहीं, ये गोली बनाते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की, ऐसे एक यूनिट बनती है पूरी की पूरी। अगर जरा सी ड्रग्स की मिसमैच हुई ना, ऊपर नीचे हुई, क्योंकि मेरे रिलेशन में है, मतलब मेरे मित्र हैं वो फार्मास्यूटिकल में रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो इसीलिए मेरे को मालूम है, R&D में है वो, उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने मेरे से बताया कि इसी इतना सेंसिटिव काम रहता है फार्मास्यूटिकल का कि अगर आपको कोई ड्रग बनानी है, मतलब आपको कोई दवा बनानी है, उस दवा में ज़रा सा भी अगर कोई mg ऊपर नीचे हो गई ना, तो 10-20 लाख 30 लाख की एक ही वो बनती है पूरी। उससे फिर टैबलेट बनती है, मतलब एक टैबलेट नहीं बनती ना, पूरा पूरा मतलब 50 kg का या 100 kg का कोई एक वो रहता है जिससे टैबलेट बनती है। उसमें जो मिश्रण करने की जो एक कीमत रहती है, उसको फिक्स किया जाता है, और उससे ज़रा सा इधर उधर किया तो वो गड़बड़ हो जाता है। हुआ था एक साउथ अफ्रीका में, एक गलत ज़रा सी mg ऊपर पहुंच गई थी, तो लगभग 18 लोगों की जान चली गई थी साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद से उस कंपनी को वहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि सरकार क्या आनन फानन में डिसीजन ले लेती है। भाई अगर किसी दवाई को खाने से किसी की मृत्यु हो गई, जैसे बड़े लोगों का क्या रहता है, वो ज़रा सी ऊपर नीचे अगर 1-2 mg ऊपर नीचे है तो वो झेल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि उनको दवाई देने से पहले बहुत ही सोच समझ के तो बनाते हैं। जैसे ये सिरप वगैरह बनाती है, या ये जो तुम्हारा EPI टैबलेट होती है, बच्चों को पकाने में काम आती है। अब सैनोरो फार्मास्यूटिकल की अगर बात करें, तो कंपनी का जो हमने बिजनेस समझ लिया कि दवाई बनाने का काम करती है कंपनी। कंपनी का जो बिज़नेस है ना, वो लगभग 43 देशों में काम करती है, मतलब ये एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा काम आता है 43 देशों में। अब समझ लेते हैं कि कंपनी IPO के जरिए कितने करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तो कंपनी साथियों 582 करोड़ रुपए नेशनल पब्लिक ऑफर के जरिए पब्लिक से लेना चाहती है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है जो कि कंपनी में जाने वाला है, और 82 करोड़ रुपये OFS ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर के घर जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि इनमें कितना परसेंट कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया। तो साथियों, इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो 75% का कोटा रिजर्व रखा गया, मतलब 75% 500 करोड़ में से 582 करोड़ में से उनके हैं, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 15% का कोटा रिजर्व रखा गया है। जैसे जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाएंगे, 2 लाख से 10 लाख के बीच में, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर रिटेल की बात करें, जो छोटे रिटेल भाई हैं, उनके लिए 10% का कोटा रिजर्व रखा गया। अब वो क्या मालूम कि 10% का सेबी ने उनको क्यों दिया है, लेकिन जो मैन बोर्ड की कंपनी रहती है जनरली उनमें 35% का कोटा रहता है, पर हो सकता है इसमें कुछ रिस्क देखा हो, इसलिए सेबी ने इसको 10% ही अलॉट किया हो। बात करें कि ये मैन बोर्ड में है, तो NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होने वाली है। कि अगर IPO की बात करें तो 20 तारीख से 24 दिसंबर के बीच में IPO खुला है। 26 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा। आपको एप्लीकेशन लगी है नहीं लगी, ये पता चलेगा 26 दिसंबर को। रिफ़ंड की बात करें साथियों, तो रिफ़ंड जो है 27 दिसंबर को है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके बैंक अकाउंट में 27 दिसंबर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन लग जाती है तो 27 दिसंबर में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो साथियों 30 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। NSE BSE दोनों पे ये लिस्ट होने वाली है। अच्छा है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने साथियों 372 रुपये से लेकर के 391 रुपये का प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है, और 38 शेयरों का एक लॉट है।
आपको अपर प्राइस बैंड पे लगाना पड़ेगा, तो 14,858 रुपये आपकी एप्लीकेशन एक बनती है। कंपनी ज़्यादातर B2B और B2C दोनों ही बिजनेस में काम करती है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में कौन आता है, जैसे तुम्हारा फैक्ट्री ने कोई इनको ऑर्डर दिया, सब लोग सिप्ला ने इनको ऑर्डर दिया कि यार एक काम करो, हमारी ये ड्रग्स इस मात्रा में बना दो, तो हो गया बिजनेस टू बिजनेस। और बिजनेस टू कस्टमर कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल है, या थार्थ हॉस्पिटल है, या मैक्स हॉस्पिटल है, तो ये हॉस्पिटल जो है ना, इनके अपने भी मेडिकल स्टोर होते हैं। तो ये क्या है कि फैक्ट्रियों से डायरेक्ट कस्टमर मतलब कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको इतनी ये सिरप लगेंगे, इतने टैबलेट लगेंगे, इतने ये लगेगी, इतना वो लगेगी, तो वो बिजनेस टू कस्टमर हुआ। या बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हुए, है ना, या तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटियों में जो बड़े लेवल पे जो काम होता है ना, उस तरह से बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों में काम करती है कंपनी। कंपनी के पास में जो 3 सब्सिडरी भी हैं और एक भारत में है। इनकी कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं, एक भारत में। और कंपनी के अंदर वर्तमान के आसपास 145 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी का ऑल ओवर ठीक है। बात करें कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अधिकतर लीज पे है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है ना कंपनी के पास में, वो पूरी की पूरी लीज पे है साथियों। अब समझ लेते हैं कि कंपनी की ऑल ओवर नेटवर्थ क्या बनने वाली है, मतलब वैल्यू क्या बनेगी आईपीओ के बाद। अगर इसकी अपर बैंड पे ये फुल हो जाता है आईपीओ, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी साथियों 1350 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी की वैल्यू बनेगी। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो साथियों, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 71% से घट करके 49% रह जाएगी। मतलब आईपीओ से पहले जो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है वो तुम्हारी 71% है, और आईपीओ के बाद जो प्रमोटर के पास होल्डिंग रहेगी वो 49% रहेगी। अगर हम बात करें इसके प्रमोटर कौन है, तो एक तो जितिन भाई शाह हैं, वो इनके प्रमोटर हैं, गुजराती हैं। अशोक कुमार है, वो इनके प्रमोटर हैं। और विजय सिंह है, वो इस कंपनी के प्रमोटर हैं जो मालिकाना हक रखते हैं। अगर हम एसेट वगैरह की साथियों नज़र डालें कि कंपनी की एसेट कैसी है, एसेट बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है तो ये तो हमेशा ही बढ़ने वाला काम है, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। पर एसेट फिर भी देख लेते तो साथियों, इसके 2022 में 59 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, 2023 में 131 करोड़ के एसेट हो गए, 2024 में 621 करोड़ के एसेट हो गए। और जो 2024 का ना ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डाटा इन्होंने दिखा दिया है ना टीटीएम बेसिस पे, उसमें 678 करोड़ के एसेट इन्होंने दिखाए हैं। तो एसेट में तो भयंकर ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, मतलब भयंकर नहीं अच्छी ग्रोथ है। अगर रेवेन्यू की बात करें साथियों, तो रेवेन्यू इस कंपनी का 14 करोड़ हुआ करता था 2022 में। 2023 की बात करें तो 39 करोड़ हो गया, और 2024 की बात करें 217 करोड़ हो गया, और 200 अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें ना, तो 183 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को दिखाया, मतलब रेवेन्यू दिखाया। तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ना अपने आप को अपग्रेड भी कर रही है, अपने आप को डिजिटली भी लाना चाह रही है, जिससे ये डिजिटली भी अपनी दवाइयों को सेल कर पाए। तो उससे भी ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी का आ नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है B2B और B2C से ही आ रहा है। लेकिन कंपनी चाहती है कि अपने आप को डिजिटली भी किया जाए, ताकि लोगों को जैसा फ्लिपकार्ट जैसी है, अमेजोन वगैरह ऐसी वेबसाइटों पे अपने आप को दिया जाए, वहाँ से उनको रेवेन्यू आ जाए। प्रॉफिट की बात करें साथियों, तो इस कंपनी के पास में 99 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था 2022 में। 2023 में बढ़ के हो गया 8 करोड़ 43 लाख। 2024 की अगर बात करें तो 32 करोड़ 71 लाख का प्रॉफिट हो गया। और ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब टीटीएम बेसिस की अगर बात करें तो जो कंपनी ने भी रेवेन्यू दिखाया है, उसके हिसाब से कंपनी को लगभग 23 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। कुल मिला के कंपनी अच्छी है, हमेशा चलने वाली है। एसेट वगैरह रेवेन्यू वगैरह को नज़र डालें इससे पहले हम पर्पज ऑफ आईपीओ जान लेते हैं कि कंपनी का पर्पज ऑफ आईपीओ क्या है, मतलब आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं। तो साथियों, इनका एक सब्सिडरी है, उसका लोन रीपेमेंट करना है इनको, तो ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। मतलब ऑल ओवर ऐसा देखा जाए ना, तो ये अच्छी चीज़ होती है। कंपनी को अपने आप को ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है। ऑर्गेनिक ग्रोथ से क्या होता है, जैसे हमें अभी कोई दिल्ली से जयपुर में नहीं जानता, या कहीं बेंगलोर में नहीं जानता, तो अपने आप को बेंगलोर दिल्ली जैसी सिटियों में ले जाकर ऑर्गेनिक ग्रोथ करना, होर्डिंग वगैरह पोस्टर वगैरह लगाना, ताकि लोगों के पास में आपकी पहुंच बने, आपको लोग पहचाने। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ तरह से कंपनी चलना चाहती है। कुछ वर्किंग कैपिटल वगैरह में कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी ने बताया है। अगर हम आरओसी की बात करें तो कंपनी का जो आरओसी निकल के आता है साथियों 11.73 का निकल के आता है, जो वेरी गुड अच्छा माना जाएगा। मतलब और आरओसी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें
23 का है जो अच्छा है। रिटर्न अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन कंपनी का 21 का निकल के आता है, सही है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं पैट मार्जिन की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी का कितना निकल के आ रहा है, तो 15.25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन निकल के आता है, पैट मार्जिन, जो अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा। हम ईपीएस को समझ लेते हैं कि साथियों इसका ईपीएस कितना निकल के आ रहा है कंपनी का, तो इसका जो अर्निंग प्रति शेयर है वो 13.67 का निकल के आता है, जो और कंपनी ऑल ओवर कंपनियों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। अगर हम समझ लेते साथियों रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितनी है, तो उस कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24 की निकल के आती है। और रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू की बात करें साथियों, तो रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू इसकी 67 की निकल के आती है, मतलब 66.96। तो ठीक है। पी रेशो की बात करें, कंपनी कितने पी रेशो पे आ रही है, अगर इसकी अपर बैंड पे निकालें तो साथियों इसकी अपर बैंड पे अगर पी रेशो निकालें तो 33 का निकलेगा, जो कि ठीक है। पीवी की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, कि कंपनी कितनी प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है, तो साथियों लगभग 1.8, मतलब 2 के आसपास, 2 के आसपास इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रही है। हम रजिस्ट्रार को समझ लेते हैं कि किस रजिस्ट्रार में लिंक होने, तो ये रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम। लिंक इन टाइम लेट आने के कारण जाना जाता है, मतलब अगर आपको 26 तारीख की अलॉटमेंट डेट दी है तो आपको 27 की सुबह ही बताएगा वो कि आपको एप्लीकेशन लगी है या नहीं, इसलिए लिंक इन टाइम को लेट आने वाला भी कहा जाता है। अब इसके पीयर कंपटीटर की बात करें कि अपने पीयर कंपटीटर से महंगी है सस्ती है, किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, वो उसकी प्राइस डिसाइड नहीं करता, उसका पी रेशो डिफाइन करता है कि वो महंगी या सस्ती है। तो इसी की जो सिमिलर इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल में, एक तुम्हारा अजंता फार्मा है, वो इसी की सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है। उसका जो पी रेशो की बात करें तो लगभग 34 का निकल के आता है। ईपीएस की बात करें तो उसका 64 का है, जो ठीक है। अगर इसी की और इसकी एक दो पीयर कंपटीटर की बात करें, एक तुम्हारा कैपिटल पॉइंट है, वो इसकी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, जो उसका पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो निकल गया तुम्हारा 36 का, और जो ईपीएस है वो 65 का निकल के आता है। एक तुम्हारा ग्लैंड फार्मा है, वो इसकी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब दवाई वगैरह बनाती है, वो भी सिरप वगैरह बना के काम करते हैं। सिप्ला हो गई, लुपिन हो गई, ग्लैंड फार्मा हो गई, तुम्हारा अजंता फार्मा हो गई, है ना, ये इसी सिमिलर इंडस्ट्री है। उसका 47 का पी निकल के आता है, और ईपीएस की बात करें तो लगभग 45-46 का निकल के आता है। अब हम बात समझ कर लेते हैं कि यार इस कंपनी को ऑल ओवर हमने कंसिडर तो किया, कंपनी में अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी क्या हैं, कहीं आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है। साथियों देखो, अगर ऑल ओवर कंपनी को जैसे एनालिसिस किया है ना, तो मैंने ये चीज़ पाया है कि इस कंपनी में अपने आप को ऊपर बड़े लेवल पर ले जाने की जो चाह है वो चाहता है। मतलब हो सकता है कंपनी आपको पैसा अच्छा बना के दे दे 1-2 साल में, मेरे कहने से आपको आईपीओ में नहीं लगाना, मतलब मैं आपको केवल जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि फार्मास्यूटिकल का काम है, हमेशा चलने वाला है, दवाइयों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और कुछ इसमें क्या है ना, प्राइसिंग पावर मिल जाती है। प्राइसिंग पावर कैसे मिल जाती है साथियों, कि अगर कोई पैटर्न इन्होंने ऐसा बना लिया, जैसे कोई कैंसर की दवाई इन्होंने बना ली, तो उस पर इनका एक मोनोपोली जैसे हो गई कि इसको दवाई को 10 रुपये में बेचें चाहे 10 लाख में बेचें, वो इनकी मोनोपोली होगी। तो वो इनकी R&D में इनके जो साइंटिस्ट हैं, जो इनके वो कर्मचारी हैं, वो लगे रहते हैं हमेशा, अच्छी एक अलग अलग दवाई की रिसर्च करते रहते हैं, इसमें डालो, इसमें निकालो, इससे ये पैटर्न तैयार करो, उस पर किसी को एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो इन कंपनियों में एक फ़ायदा ये मिलता है कि इनकी प्राइसिंग पावर मिल जाती है इनको। अगर इन्होंने कोई पैटर्न बना लिया कि इसे खाने से 1 इंच हाइट बढ़ जाएगी, और वो एक्सपेरिमेंट करा और वो 100% सक्सेस हो गया, तो फिर ये उस पर प्राइसिंग पावर इनकी रहेगी। ये उसे 10 रुपये में बेचते हैं क्या 10,000 में बेचते हैं, उसमें किसी भी कंपनी का कोई नहीं रहे। और बिजनेसों में ऐसा नहीं है, मतलब आप ऑटो इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप कोई और बिजनेस ले लो, उसमें ऐसा प्राइसिंग पावर वाला काम नहीं है। आपने अगर कोई कार बना दी 10 लाख की, तो आप बोलो कि मैं उसे 50 लाख की बेचूंगा। आप भी कि सिमिलर जैसी कार कोई भी बना देगा। या टाटा ने अगर कोई गाड़ी की 10 लाख कीमत रखी, तो दूसरी कंपनी चाहती है कि मैं इसी रेंज की गाड़ी 8 लाख, 8.5 लाख में, 9 लाख में प्रोवाइड कर दूँ, कंपनी दूसरी। तो इसीलिए उनमें कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें कंपटीशन तो है, पर इसमें प्राइसिंग पावर है, कंपनी को अपनी प्राइसिंग पावर ले सकती है वो। हमेशा ग्रोथ रहने वाला बिजनेस है भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप आज चलेगा नहीं चलेगा, सर्दियों में चलेगा, गर्मियों में चलेगा, या कोई सीजन वाइज काम है, ये तो हमेशा चलेगा। आदमी को दवाइयों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। और कंपनी बहुत छोटे लेवल पे 1350 करोड़ की है, तो कंपनी अगर यहाँ से 10-20 करोड़, मतलब 10 गुना भी हो गई, तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल की कंपनियों में एक तो प्राइसिंग पावर होती है, एक इनका ओपीएम ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन इनमें एक चीज़ और रहती है कि इनके जो रिसर्च करता होते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी हाई होती है भाई।
इनको अगर कोई व्यक्ति हायर करना, तो ये मजदूरी वाला तो आदमी हायर नहीं करेंगे। ये जाहिर सी बात है, कोई अनुभवी व्यक्ति हायर करेंगे जो पहले से सिप्ला कंपनी में काम कर रहा हो, या लुपिन में काम कर रहा हो, या मैनकाइंड फार्मा में काम कर रहा हो, या अजंता फार्मा में काम कर रहा हो। उसको हायर करना है तो जाहिर सी बात है, वहाँ अगर उसको एक पैकेज मिल रहा है 25 लाख रुपये साल का, तो इन्हें 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख बढ़ा के देना है। तो इनके पास में जो कर्मचारी आपको देखने लगा होगा, 145 कर्मचारी हैं। तो इनके कर्मचारी मतलब साइंटिस्ट लेवल के आदमी है, मतलब रिसर्च करने वाले आदमी है। कुछ टीम भी रहती है जो मतलब ग्राउंड लेवल पे देखती है। बाकी अधिकतर जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे और जिन्होंने फार्मा सेक्टर का अनुभव हो, ऐसे लोगों को ये हायर करते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ रहे आगे। फ्यूचर में ग्रोथ रहने वाली है। अगर जीएमपी की बात करें तो वर्तमान में कंपनी की जीएमपी अच्छी चल रही है, और पूरा के पूरे अगर बात करें तो कंपनी अच्छी है, अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, नो डाउट, प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, नो डाउट। तो फ्यूचर में कंपनी कुछ करके दे सकती है, मतलब इन्वेस्टर हो। मेरे को समझ के आपको आईपीओ नहीं लगाना है, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना है। फाइनेंशियली एडवाइजर से पूछें कि आईपीओ में लगाना है, नहीं लगाएगा तभी लगाएं। आप मेरे से सुन के आप ना तो इन्फ्लुएंस हो, ना मेरे से सुन के आप डिस्करेज हो। आपको लगाना नहीं लगाना आपका अपना डिसीजन है, आपके अपने रिस्क हैं, आपके अपने रिवॉर्ड हैं। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के फाइनेंशियली जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना। और इस कंपनी के अंदर क्या है ना कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है साथियों। क्या नेगेटिव मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी के अंदर ट्रेड रिसीवल बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी ने जिसको माल दिया ना, वहाँ से पैसे नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैंने किसी को 10,000 रुपये का माल दे दिया, और वो माल दे दिया, उसने बेचा नहीं बेचा वो सेकेंडरी है, बट वो पैसा नहीं आया मेरा, तो वो ट्रेड रिसीवल में चला जाएगा कि वो पैसा तो रिसीव आना है, माल चला गया है। और इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि माल आपने बढ़ा लिया, बना लिया, और आपने गोदाम में धर लिया, वो माल बिक नहीं रहा तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो इनके ट्रेड रिसीवल बढ़ रहे हैं, ये कंपनी के लिए थोड़ी सी ख़राब खबर है। ऑल ओवर कंपनी अच्छी है। अब मेरा आपसे यही डिसीजन है, आपसे निवेदन ही है कि आप पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो शेयर बाज़ार में नुकसान कर लोगे। व्यापार कोई भी हो, आप उसमें अच्छे से जांच करो, उसके पॉजिटिव समझो, नेगेटिव समझो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप किसी भी काम को करो तो पहले बहुत देख सोच समझ के करो। साथ ही मेरा 30-20 साल का अनुभव बोलता है कि अगर जिस भी व्यक्ति ने बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई काम किया है तो हमेशा नुकसान खाया है। आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हो, कंपनियां नहीं जानते हो, फंडामेंटली कंपनी कैसी है, फ्यूचर में ग्रोथ है क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं जानते हो, तो आप जाहिर सी बात है कि नुकसान कर लोगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।